बैक एक्सरसाइज में ये वर्ड था कि फेटर्नल ट्विन, तो उसका आपका फिनोटाइपिक रेशियो कुछ ऐसा आता है। डिप्लॉयड मेल हनी बीज भी प्रेजेंट हो सकता है। कलर ब्लाइंड अगर ड्राइवर है तो रेड और ग्रीन लाइट अगर चला तो कैसे डिस्क्रिमिनेट करेगा। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। बहुत दिनों से आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि भैया अगर नीट 26 में भी नीट 25 की तरह बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग उसके लिए क्या प्रिपरेशन रखें, हम लोग क्या पढ़ लें अलग से कि हम लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक ये क्वेश्चन जो कि नीट 25 में आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछा गया था और दूसरा ये क्वेश्चन जो कि सीबीटीएस का था। और इन दोनों ही क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करो, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। अब अगर आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी और फिर भी आपसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा एक मटेरियल है जिसमें इसका आंसर डायरेक्टली लिखा हुआ है, एक्जैक्टली जो भी बच्चे समझदार हैं वो समझ चुके हैं कि मैं सप्लीमेंट्री मटेरियल की बात कर रहा हूं, जिसमें चीज डायरेक्टली लिखी हुई है कि एडिशन डिजीज में जो ब्लड ग्लूकोज है उसका लेवल कम हो जाता है, सोडियम का लेवल कम हो जाता है, मतलब कि हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, और पोटेशियम का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। अब ये चीज एनसीईआरटी भी लिखती है बट बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखती है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये नीट 25 में पूछा गया था और इसका जो रीजन वाला पार्ट है वो एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है। अगर आप इस पैराग्राफ पे जाते हो जहां से इस क्वेश्चन को उठाया है तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो असर्शन है वो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है यहाँ से लिया गया है, ठीक है। बट जो रीजन है कि मोर देन वन न्यूक्लियस क्यों होता है ये एनसीईआरटी ने ना लिखा है, ना ही इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। एनसीईआरटी ये पूछती है कि ये बाइन्यूक्लिएट कैसे हो जाता हो, तो उसका आंसर तो मैंने यहाँ लिखा हुआ था कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और जब ये होगा तभी आपके मोर देन वन न्यूक्लियस देखने को आपको मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आप एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे होगे उसी टाइम आपको ये सारे क्वेश्चन खुद सोचने होंगे, मतलब कि आपको क्यूरियस रहना हो कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, बाइन्यूक्लिएट क्यों है, जब नॉर्मल सेल्स सारे सिंगल न्यूक्लिएटेड है तो ये बाइन्यूक्लिएट क्यों हो जा रहा है, क्या जरूरत पड़ी होगी। और अगर आप ये सोचते और इसका आंसर सर्च करते तब आपको इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर पता होता एग्जाम में जाने से पहले। अब ऐसा ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इसी चैप्टर में अगर आप आगे जाते हो तो एक पेज आपको देखने को मिलता है जिसमें सीड को डिस्कस किया गया है। उसमें एक लाइन आपको देखने को मिलती है जर्मिनेशन वाले पार्ट में कि जब जर्मिनेशन हो रहा होता है उस समय ऑक्सीजन का एंट्री होता है और वाटर का एंट्री होता है सीड में। तो अब अगर आप एक क्यूरियस बच्चे होते पढ़ते समय अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता कि यार जर्मिनेशन के टाइम में ऑक्सीजन की एंट्री और वाटर की एंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है उसका, तब इसका आंसर आप सर्च करते हो और अगर ये कल को क्वेश्चन आ जाता है जैसा कि नीट 25 में आया तो आप इसको आंसर कर पाओगे। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि सप्लीमेंट्री मटेरियल में ये भी दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का एंट्री और वाटर का एंट्री क्यों होता है तो कैसा रहेगा। देखो ये चीज मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रहा होगा कि यहाँ मैंने दिखा है कि व्हाई वाटर एंड ऑक्सीजन इज नीडेड। इसको एक्सप्लेन किया है इस मटेरियल में कि जब वाटर का एंट्री होता है उसके कारण क्या होता है कि स्वेलिंग ऑफ सीड होती है, जिसके कारण सीड को रप्चर हो जाता है जो कि रेडिकल को निकलने में हेल्प करेगा, ठीक है, जो कि रेडिकल को निकलने में हेल्प करेगा। तो ये हो गया वाटर क्यों एंटर कर रहा है सीड के अंदर जर्मिनेशन के टाइम, क्यों उसका इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरी चीज होगी कि ऑक्सीजन क्यों एंटर कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन है जब तक वो एंटर नहीं करेगा तो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट नहीं होगा और जो फूड रिजर्व्स उस सीड के अंदर है वो यूज नहीं हो पाएंगे, इसलिए ऑक्सीजन की एंट्री होती है। और ये दोनों चीज इस मटेरियल में लिखा हुआ है। तो जो क्यूरियोसिटी से आप उस क्वेश्चन को सोचते और फिर अगर आप उसका आंसर ढूंढते तो आपको यही आंसर मिलता है और ये चीज ऑलरेडी इस मटेरियल में लिखा हुआ है। अब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए आपके अच्छे कंसेप्ट होना काफी इंपॉर्टेंट है और वो ऐसे कंसेप्ट होने चाहिए जो कि रिलेटेड टॉपिक है, जो कि आपके ऑलरेडी सिलेबस में है। और बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी बैचेस में अपने क्लासेस में इसको कवर करवाते हैं, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी जानना चाहिए आपको बता देते हैं। तो अगर ऐसे पॉइंट्स को आप ऑलरेडी ध्यान में रखोगे तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए आप ऑलरेडी रेडी होते जाओगे जब आप लेक्चर्स कर रहे हो। और इसमें हेल्प करने के लिए नवंबर एंड सेल में पीडब्ल्यू आपके लिए बहुत सारे बैचेस अफोर्डेबल प्राइस में लेकर आए हैं। अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो अर्जुना नीट 2026 बैच सिर्फ 3000 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो लक्ष्य नीट 2026 बैच सिर्फ 3200 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप ड्रॉपर हो तो यकीन 6.0 बैच सिर्फ 3000 रुपीज में ज्वाइन कर पाओगे। इन सारी बैचेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको डेली डीपीपीज मिलेंगे जिनको सॉल्व करके आप ये समझो कि आज मैं जो आज पढ़ा मुझे समझ में आया भी या नहीं आया। आपको इसमें अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कट्टर शीट्स दिए जाएंगे जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जो डीपीपीज हैं उनके आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी क्विज फॉर्मेट में मिल जाएगा। आपको पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स भी आपको ऐप पे देखने को मिल जाएगा। इसमें आपके रेगुलर टेस्ट होते रहेंगे, खासकर इसमें रैंक बूस्टर टेस्ट होंगे जो कि आपको ये समझाएं कि आप कंपटीशन में कहां पे हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे 24/7 डाउट फीचर भी अवेलेबल है और इन बैचेस के साथ ही आपको फ्री AITS भी मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि हर बैच के साथ अपना मॉड्यूल भी अवेलेबल है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। इतने सारे फीचर्स आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है और अगर आप मेरा कूपन कोड AB150 लगाते हो तो ये प्राइस और कम हो जाएगा। इन सारे बैचेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। चलो वीडियो में चलते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो रिवाइज सप्लीमेंट्री मटेरियल रिलीज हुआ है सीबीएसई की तरफ से वो एक काफी अच्छा सोर्स हो सकता है जहां से आप थोड़ा बहुत जो रिलेटेड पार्ट है आपके सिलेबस का उसका आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज पढ़ सकते हो, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स होगा, बेस्ट सोर्स होगा जहां से जो एग्जामिनर है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी चाहे ऑप्शंस बनाए या आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले पिक करें, क्योंकि वो एक ऐसे पार्ट से आ रहा है जो कि आप जो 11-12 के बच्चे हैं वो करेंगे अब से, क्योंकि सीबीएसई ने निकाला है। और वहां से जो एग्जामिनर है उसको जरूर देखेगा जब भी वो ऑप्शंस बनाने जाएगा या फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर उसको बनाना हुआ तो वन ऑफ द फर्स्ट रिसोर्सेस होंगे जो कि वो चेक करेगा। अब इसमें आपको सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिलेटेड पार्ट मतलब कि जो सिलेबस में है उनसे अगर रिलेटेड कोई टॉपिक है तभी आपको करना है। जो आउट ऑफ सिलेबस है जो कि रामसर साइट्स वगैरह है मैं आपको बताऊंगा अभी सारी डिटेल में, वो आपको नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके नीट 25 में पूछा गया था वो सारे के सारे ऐसे
टॉपिक्स उठाया गया जो कि ऑलरेडी एनसीईआरटी में है, बस उसको ज्यादा डिटेल में पूछ लिया गया था। जैसे ये फिग वाला क्वेश्चन था, फिग के बारे में एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है बट ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया था। सेम ये क्वेश्चन टेपेटम के बारे में डिस्कस किया है बट वो एक्जैक्ट रीजन डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, ये जो 2n वाला क्वेश्चन है पीसीआर डिस्कस किया है बट एक्जैक्ट ये चीज डिस्कस नहीं करी थी। थोड़ा बहुत अगर आप कैलकुलेशन करते वो जो नंबर दिया हुआ है उसमें 10 की पावर 30, तो वहां से आप निकाल सकते थे, फिर भी एक चीज समझ सकते थे, बट एक्जैक्ट नहीं दिया हुआ था। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत मेंशन है बट एक्जैक्ट इसका ये जो कंसेप्ट है ये नहीं दिया हुआ था। फिर ये क्वेश्चन आपके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से पूछा गया, ये भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है बट डायरेक्टली इसका एक्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं हुआ है। इसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते थे, इसको भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते थे, ठीक है, बट एक्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है। इसमें आप कंसेप्ट लगा कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड पूछे गए। अब ये जो क्वेश्चन था ये बैक एक्सरसाइज में ये वर्ड था कि फ्रेटर्नल ट्विन किसको बोलते हैं ये पूछा हुआ है, तो बैक एक्सरसाइज से भी एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि बैक एक्सरसाइज भी आपको करना है। तो क्या प्रिपरेशन में रखना है आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए? आपको सबसे पहले एक तो सीबीएसई का जो रिवाइज सप्लीमेंट्री मटेरियल है जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है और मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या क्या पॉइंट्स है इसमें, ये आपको कर लेना है। ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको चेक कर सकते हो। दूसरा, जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो आपको देख लेना है। वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि मेन थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है बट वहां पे पूछा गया है, तो उनके आंसर आपको निकाल के रख लेने हैं। तीसरा, आपको जब भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, जब आप लेक्चर देख रहे हो, डिटेल लेक्चर देख रहे हो, जब टीचर कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हैं तो उसको ध्यान से सुनना है, उसके बारे में सोचना है कि टीचर ने ऐसा क्यों बोला, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है वो रिलेटेड है तो उसको ऐड कर लो और उसको याद रखो, क्योंकि हो सकता है उससे आपका कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन या स्टेटमेंट बन के आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यूरियोसिटी। जब भी आप एनसीईआरटी पहली बार पढ़ रहे हो या उसको रिवाइज कर रहे हो तो उस समय स्टेटमेंट अगर आपको लगता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप खुद सर्च करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा कब करना है और किनको करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है उसमें मैंने क्या क्या हाईलाइट किया है और उसको कैसे यूज करना है, उसमें क्या नहीं करना है, ठीक है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको इसमें नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर है वो हटा दिया गया, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, कहीं ना कहीं यूज हुआ है एनसीईआरटी में। फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन वाला जो वर्ड है वो आप प्लांट किंगडम में कई बार देखते हो, तो वहां से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको नहीं पता होगा, जो कि मैंने मार्क कर दिया है कि फ्रेगमेंटेशन आपको एनालिट्स में भी देखने को मिलता है, सी स्टार्स में भी देखने को मिलता है, तो ये एक नया पॉइंट आपके लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल रीजनरेशन वाला जो पार्ट है ये आपको एनिमल किंगडम में देखने को मिलता है कि प्लैनेटरी रीजनरेशन दिखाता है, ठीक है। उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है और समझाया कि देखो लिजर्ड वाला जो एग्जांपल है कि उसका जो टेल है वो रीजनरेशन की कैपेसिटी रखता है। लिवर जो है आपका ह्यूमन में जो लिवर है उसके पास भी रीजनरेशन की कैपेसिटी है, और इसी प्रिंसिपल को हम लोग यूज करते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें जो लिवर आप डिवाइड करके डालते हो दूसरे पेशेंट में उसमें भी वो रीजनरेट कर जाता है, और जिससे आपने निकाल के डाला है उसमें भी वो जो बचा हुआ पार्ट है वो रीजनरेट कर जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए हो सकती है, क्यूरियोसिटी आप यहाँ से डेवलप कर सकते हो कि क्यों लिवर का जो रीजनरेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद यूनिपेरेंटल के बारे में यहाँ पे दिया गया है, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी है कि यूनिपेरेंटल किसको बोलते हैं, मैंने मार्क कर दिया है, उसका एग्जांपल भी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अच्छा, स्पोर्लेशन आप पढ़ सकते हो, कुछ ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, बट एनसीईआरटी में अब ये चीज मेंशन नहीं है, ये वर्ड भी कहीं पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, पहले था। अब आते हैं हम लोग आगे, देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लाइंग प्लांट आपके चैप्टर में है, तो इसको तो आपको पूरा पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, इसमें ये समझा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट क्या है, फ्रूट के क्या क्या फंक्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि फ्रूट जो है डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है उसका यहाँ पे रीजन दिया, तो मतलब यहाँ से एक एसर्शन रीजन क्वेश्चन बना के आराम से दे सकते हैं, बट एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है टॉपिक, पूरा इतना डिटेल में नहीं समझाया हुआ, तो इसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे बोला है कि देखो एसर्शन हो सकता है कि डिस्पर्सल ऑफ सीड में फ्रूट हेल्प करता है, रीजन दे देंगे कि जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं उसको खाने के लिए एनिमल्स आएंगे, और जब वो खाएंगे तो उसके साथ साथ वो सीड भी जो है डिस्पर्स हो जाएगा। इस तरीके से ये रीजन बन के आ सकता है, करेक्ट रीजन भी इसका होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना, जो कि मैंने मार्क यहाँ पे कर दिया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बहुत अच्छा से यहाँ पे समझाया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में भी है। इसमें और इसके क्या क्या नेम्स हो सकते हैं ये मैंने यहाँ लिख दिया है, और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है मैंने यहाँ लिख दिया कि साइंटिस्ट ने इसको सजेस्ट किया था उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में नहीं है मैंने उसको मार्क यहाँ पे कर दिया, ठीक है। डिटेल में पढ़ोगे तो और अच्छे समझ पाओगे। इसका एग्जांपल भी इन्होंने अच्छे समझाया, एनसीईआरटी ने बस लिख दिया था कि जो स्किन कलर है उसको आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ले सकते हो, कैसे एक्जैक्टली उसका क्रॉस होगा वो नहीं बताया था, बट यहाँ पे क्रॉस भी दिया हुआ है। आपको यहाँ दिख रहा है कि उसका जो फिनोटाइपिक रेशियो अगर आप निकालते हो F2 जनरेशन का, जब आप वेरी लाइट स्किन ट्रेड को वेरी डार्क के साथ क्रॉस कराओगे तो उसका आपका फिनोटाइपिक रेशियो कुछ ऐसा आता है 1:6:15:20:15:15:1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ है कि अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ F2 प्रोजेनी जो यहाँ पे आया है उसको आप इसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के साथ प्लॉट करते हो, उसके अगेंस्ट प्लॉट करते हो, तो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड बेल शेप्ड कर्व देखने को मिल सकता है। तो ये भी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं क्योंकि रिलेटेड आपके सिलेबस से, आउट ऑफ एनसीईआरटी बोलोगे बट यहाँ पे चीज में मेंशन्ड है तो आप इसको पढ़ सकते हो क्योंकि काफी रिलेटेड है आपके सिलेबस से, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी लाइंस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे और एग्जांपल एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया था कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में और क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉब लेंथ इन मेज ये एक एग्जांपल हो सकता है, कर्नल कलर इन व्हीट ये एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लियोट्रॉपी को काफी अच्छे समझा है, यहाँ पे देख लो एक नया एग्जांपल आपको यहाँ मिल जाएगा ड्रोसोफिला का, इसको पढ़ लेना। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी को काफी अच्छे समझाया कि कैसे होता है, ठीक है। ये जो आप देखते हो कि यार कुछ एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, कुछ एग्स अनफर्टिलाइज हो जाते हैं, जो अनफर्टिलाइज है वो मेल बन जाएंगे, फर्टिलाइज वाले फीमेल बन जाएंगे, तो कैसे होता है, ठीक है। फीमेल को ही वर्कर बोला जाता है, ये सब चीज़ इसमें डिटेल में बताया है। इसमें एक न्यूपिटल फाइट के बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे जो फिग वाला क्वेश्चन आया था, काफी एक जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा गया था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा कि न्यूपिटल फाइट क्या होता है, कैसे वो फर्टिलाइज करते हैं एग्स को, ये आपको समझ आएगा, बहुत ईजिली समझ जाओगे, इससे क्वेश्चन बन के आ सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि काफी अच्छा यहाँ पे मेंशन किया है वो ये है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ
एनसीईआरटी क्या लिखती है कि मेल्स जो है हमेशा हैप्लॉइड होंगे और फीमेल जो है वो हमेशा डिप्लॉयड होंगे। यहाँ पे सीबीएसई ने इस मटेरियल में एक केस डिस्कस किया है जहाँ पे डिप्लॉयड मेल हनीबीज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा, कैसे क्रॉस होने पे होगा, वो चीज़ यहाँ पे समझाई, इसको आप यहाँ पे समझ सकते हो। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस को काफी अच्छे डिटेल में समझाया है। यहाँ पे एक AR बन सकता है, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे थैलेसीमिया भी काफी अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि थैलेसीमिया में ग्लोबिन चेन्स कम बनता है, इसके कारण आपको एनीमिया देखने को मिलता है। बट इसको डिटेल में यहाँ समझाया कि अगर जब थैलेसीमिया होगा तो एक ग्लोबिन चेन अगर कम बनना है तो उसके चक्कर में क्या होगा, जो दूसरा ग्लोबिन चेन है वो ज्यादा बनेगा और इसके कारण क्या होगा, जो फ्री ग्लोबिन चेन है वो इनसोल्यूबल होता है, एक्यूमुलेट कर जाता है रेड ब्लड सेल में और इसके कारण जो रेड ब्लड सेल है वो डैमेज हो जाएंगे और सेल लाइसिस के कारण जो आपका आरबीसी वो कम हो जाएगा और फिर आपको एनीमिया देखने को मिलेगा। तो ये एग्जैक्ट रीजन है जो यहाँ पे समझाया है, जो कि एनसीईआरटी ने नहीं समझाया और ये पॉसिबल है कि यहाँ पे पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कुछ तरीके से कुछ अलग स्टेटमेंट बना देंगे और आप कंफ्यूज हो कि यार ये तो एनसीईआरटी में लिखी नहीं हुई थी, ये गलत होगा, क्या पता वो सही हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़ लेना है यहाँ से। ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग है, मैं आपको आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी डाल देता हूँ ताकि आप इसको जाके पढ़ो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि कलर ब्लाइंड अगर ड्राइवर है, ठीक है, और वो ट्रैफिक लाइट में खड़ा है तो रेड और ग्रीन लाइट अगर जला है तो कैसे डिस्क्रिमिनेट करेगा, तो उसको इन डिफिकल्टीज को कैसे फेस करते हैं जो असली में कलर ब्लाइंड होते हैं, तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसको आप पढ़ लोगे, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया, डेल्टा थैलेसीमिया के बारे में बताया है यहाँ पे, इसको देख सकते हो। अच्छा, डेंगू चिकनगुनिया ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में ऐड किया है। अब आपको एक अच्छा सोर्स पता है जहाँ से आप डेंगू को कवर कर सकते हो, ठीक है। अब आपको भटकना नहीं है, सबसे पहले डेंगू को आप यहाँ से पढ़ लो और चिकनगुनिया को भी आप यहाँ से पढ़ लो, ठीक है, ये आपका कवर हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद ये जो राइस जीनोम प्रोजेक्ट है ये आपको नहीं करना है, मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ, जिस पे भी क्रॉस है वो आपको नहीं करना है क्योंकि अभी आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं किया गया है। अगर कल को अपडेट आता है और आपके सिलेबस में ये डाला जाता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा और तब आपको उसको करना है। मैंने फिर भी अगर आपको लगे इंटरेस्टिंग लगे तो आप पढ़ सकते हो, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर दी। आगे चलते हैं, इवोल्यूशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक AR क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको देख लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने मार्क कर दी है, फिर यहाँ पे मैंने सब कुछ मार्क कर दिया है, तो देख सकते हो ये तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही डाल दिया इन लोगों ने, तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ, इस पार्ट को पढ़ लेना, यहाँ से अच्छे से इसी टाइप से न्यूमेरिकल में फॉर्म कर सकते हैं जैसे इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया, तो इसको देख लेना अच्छे से। अब फिर ये जो एंटीबायोटिक वाला टॉपिक है आपको नहीं करना है क्योंकि अभी सिलेबस में मेंशन नहीं है। कुछ पार्ट जो यहाँ पे लिखा गया ये ऑलरेडी आपके बायोटेक या ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में देखने को मिल जाता है, एग्जैक्ट भूल गया था, देख लेना। बट ये आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सब कुछ जो जुडिशियस यूज़ है एंटीबायोटिक का और जो क्लासेस है एंटीबायोटिक्स के, ये सब एमबीबीएस में बताया जाता है, ये आपके सिलेबस में अभी एडेड नहीं है, ठीक है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अब तो ये सब तो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में अभी एडेड नहीं है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने मार्क किया, आप देख लो, एक बार पढ़ लेना कि अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है जो कि वायरस से होता है तो उसमें आपको एंटीबायोटिक क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो आपको पता है कि वो वायरस से हुआ है, वायरस को एंटीबायोटिक किल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट अगर आप जाओगे किसी क्वैक के पास या फिर अपने नॉर्मल फार्मेसी के पास जिनको कुछ नहीं पता होता है, वो आपको अगर आप बोलोगे कॉमन कोल्ड हुआ है तो आपको एंटीबायोटिक पकड़ा देंगे, तो वो जो है नॉन जुडिशियस यूज हुआ एंटीबायोटिक का, क्योंकि उससे क्या है कि जो बैक्टीरिया है उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और बाद में जब आपको एक्चुअली वो डिजीज होगी और उसमें आप वो एंटीबायोटिक लोगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसी के बारे में इस पूरे पैराग्राफ में समझाया हुआ है, तो आप अगर आपके पास टाइम है अच्छे लेवल पर तभी आप उसको पढ़ना, बाकी अभी सिलेबस में एडेड नहीं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, स्टेम सेल के बारे में आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मेंशन किया है, ठीक है, बट डिटेल में नहीं किया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मार्क कर दिया, फॉर एग्जांपल कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल जो है वो आपको मिलते हैं एम्ब्रायो में, ठीक है। बट इनर सेल मास में अगर पूछा जाए तो आपको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल मिलता है और यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि इनर सेल मास में कुछ सेल्स मिलते हैं जिसको हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं। तो अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि वो जो स्टेम सेल है वो कौन सा सेल है, कौन सा टाइप का स्टेम सेल है, तो आपको यहाँ पे आंसर उसका मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काइंड्स ऑफ स्टेम सेल देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, कैसे उसको यूज़ किया जाता है स्टेम सेल को अभी मॉडर्न साइंसेस में, वो बताया कैसे उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यूज़ करेंगे, कैसे डायबिटीज़ में यूज़ करेंगे, कैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, पढ़ लोगे तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब पेटेंट के बारे में पढ़ना है आपको, क्यों? क्योंकि अगर आप जाओगे अपने बायोटेक के एप्लीकेशन वाले चैप्टर में तो वहाँ पे ये सारे केसेस डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ आना। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि पेटेंट कब दिया जाता है, जब वो 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, एक नोवेल्टी, एक नॉन ऑब्वियसनेस और एक यूटिलिटी, ठीक है। नोवेल्टी का मतलब है कि वो जो चीज़ है वो एकदम न्यू इनोवेशन होनी चाहिए और पहले से पता नहीं होना चाहिए। नॉन ऑब्वियसनेस का मतलब है कि वो पहले से पता नहीं होना चाहिए, कि एकदम बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि यार पेन जो है उसको तो ऐसे ही उठाते हैं, पेन से तो हम लोग ढक्कन खोल के लिखते हैं, एकदम ऑब्वियस चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार ये पेन खोल के लिखना होता है, ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो हम लोग इसका पेटेंट ले लेंगे, तो ये चीज़ नहीं, तो इसको बोलते हैं नॉन ऑब्वियसनेस। तो पेटेंट लेने के लिए 3 क्राइटेरिया फॉलो होनी चाहिए, एक तो नोवेल्टी, नोवेल्टी मतलब कि वो नया इनोवेशन होना चाहिए, नॉन ऑब्वियसनेस मतलब कि एकदम ऑब्वियस चीज़ नहीं होनी चाहिए, और वो किसी ना किसी यूटिलिटी में आना चाहिए, मतलब कोई काम को वो आसान बनाना चाहिए, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी ने 3 केस मेंशन किया, एक जिसमें टर्मरिक का पेटेंट ले लिया था किसी कंपनी ने, दूसरा एक नीम वाला केस मेंशन किया और एक बासमती राइस का मेंशन किया। अब अगर आपको उनको क्वेश्चन पूछना हुआ कि ये जो टर्मरिक वाला पेटेंट था उसको किस बेसिस पे, जब उसके अगेंस्ट इंडिया ने केस किया या जिस भी इंसान ने केस किया, उसको किस बेसिस पे बाद में डिनाई किया गया कि नहीं यार ये पेटेंट तो पॉसिबल नहीं है, तो उसमें कौन सा फैक्टर यूज हुआ था इन तीनों में से। तो इसको डिनाई करने के लिए जो फैक्टर यूज किया गया था वो था नॉन ऑब्वियसनेस वाला, क्योंकि ये नॉन ऑब्वियसनेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो ये जो चीज़ है कि चोट लगी है हल्दी लगा लो, बहुत ऑब्वियस चीज़ थी, और इस बेसिस पे कि ये ऑब्वियस है नॉन ऑब्वियस नहीं है, इसलिए इस पेटेंट को बाद में डिनाई कर दिया गया। तो ये पूछ सकते हैं कि किस फैक्टर पे इसको बाद में डिनाई किया गया था, और रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है आपका। जो नीम वाला है उसको किस फैक्टर पे किया गया था, तो नीम जो है, नीम को यूज करने लगे, इसका पेटेंट ले लिया था एक कंपनी ने कि हम लोग इसको फंगिसाइडल यूज के लिए नीम ऑयल बनाएंगे,
ठीक है, नीम से नीम ऑयल बनाएंगे, इसका पेटेंट लिया था। इसको कैसे बाद में डिनाई किया गया कि कौन सा ये फैक्टर सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो ये नोवेल्टी वाला फैक्टर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडिया में ये पहले से पता था सबको, ठीक है, इंडिया में बहुत पहले से यूज होता है। इसको इन लोगों ने दिखा दिया कि ये जो पुरानी बुक्स है हमारे, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड थी, तो उस फैक्टर के बेसिस पे इसको डिनाई किया गया। तो ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है, बट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो इसको आप पढ़ लेना। निश का डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। रामसर कन्वेंशन आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी सिलेबस में एडेड नहीं है आपका, ठीक है। फिर ये सब चीज़ वही है, क्लाइमेट चेंज आपको नहीं पढ़ना है अभी, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क कर दी है, फिर भी जिसको पढ़ना हो पढ़ सकता है। ये सब चीज़ पढ़ लेना क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा और आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं हम लोग सीड जर्मिनेशन वाला, ये तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर दिया मैंने, देख लेना। पीवी पैदी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई यहाँ पे, देख लेना इसको। पहले ये जो टॉपिक है थोड़ा डिटेल में दिया हुआ था आपके प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में, बट अभी हटा दिया है, बट फिर भी पढ़ लोगे तो कोई नुकसान आपका नहीं होगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है कि जो एमर्जेंस ऑफ रेडिकल है वो फर्स्ट स्टेप होता है सीड जर्मिनेशन का, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वीवी पैरी का एग्जांपल दिया, वीवी पैरी होता क्या है, काफी इंटरेस्टिंग है, पढ़ लेना। सीड डॉर्मेंसी के बारे में काफी डिटेल में दिया हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉर्मेंसी और क्विसेंस में क्या फर्क है। डॉर्मेंसी होता है जब आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो सुटेबल हो सीड के जर्मिनेशन के लिए, लेकिन फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है क्योंकि उसके इंटरनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है अभी, तो उसको डॉर्मेंसी बोलते हैं। बट क्विसेंस होता है कि जब इंटरनल कंडीशन तो सारे अवेलेबल हैं, बट एक्सटर्नल एनवायरमेंट अभी उस कंडीशन में नहीं है कि जो सीड है जर्मिनेट कर पाए, तो उसको हम लोग क्विसेंस बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसको आप पढ़ लेना। ये आ सकता है क्योंकि ये पहले ये जो चीज़ थी वो पहले आपके प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में था और एंड में दिया हुआ था, अभी हटा दिया गया। तो मुझे लग रहा है सीबीएसई ने उसी के बेसिस बनाया है कि जो चीज़ें आपकी न्यू एनसीईआरटी से हटा दी गई हैं बट इंपॉर्टेंट थी, तो उन लोगों ने यहाँ पे इसको डाल दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डाला है, ठीक है। बाद में ये सब चीज़ एक्सप्लेन किया है यहाँ पे अच्छे से, स्कैरिफिकेशन क्या होता है और आपका स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है ये समझाया है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अभी हटा दिया सिलेबस से, तो अभी देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसको मैंने मार्क नहीं किया है, अब पढ़ना होगा तो पूरा ही पढ़ लेना, ठीक है। इंसिपिडस ये आपके ऑलरेडी एनसीईआरटी में है, तो मैंने मार्क नहीं किया इसको। ये सब कुछ ऑलरेडी एनसीईआरटी में है। सेंस ऑर्गन आपको नहीं पढ़ना है, काफी डिटेल में दिया है, बहुत डिटेल में दिया है, अब पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा अभी, और अभी सिलेबस में आपके एडेड नहीं है, तो इसको छोड़ देना, इसको मैंने ज़्यादा अच्छे से मार्क नहीं किया। फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे पेट्रोल वगैरह है या फिर केरोसिन है, उसका स्मेल आप ले रहे हो, तो थोड़ी देर बाद आपके टेस्ट में भी आ जाता है, आपको उसका टेस्ट भी आने लगता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को यहाँ पे एनसीईआरटी ने समझाया, ठीक है। या फिर कोई परफ्यूम भी अगर आपने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया तो उसका भी टेस्ट आपको आने लगता है, ऐसा क्यों होता है। स्मेल ले रहे हो और आपको टेस्ट आने लगे तो ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ यहाँ पे समझाइए, सोच लेना। एक क्वेश्चन डाल दिया आपके दिमाग में मैंने। उसका एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे समझाया है कि जब आपको कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, जब आपको कॉमन कोल्ड होता है तो उस समय आपका टेस्ट भी क्यों आना बंद हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे समझाइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, आप देख लेना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब चीज़ आपको पढ़ना ही सब नहीं है, बस मैंने एक क्वेश्चन डाला, अगर आपको मन करे तो पढ़ लेना अगर टाइम है तो, ठीक है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इसको पढ़ लेना क्योंकि दोनों ही टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है, और अभी तो मैंने बताया कि इससे कैसे क्वेश्चन हमने बनाए हैं और बनाए जा सकते हैं आगे। सेम एक्सोप्थेल्मिक गोइटर जो ग्रेव डिजीज है उसमें कैसे हाइपरथायराइडिज्म होता है उसको यहाँ पे मेंशन किया है, और ये जो यहाँ पे लाइन आपकी लिखी हुई एक्जैक्ट कंसेप्ट है कि ग्रेव डिजीज क्यों होता है, उसमें एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होने लगता है जिसके कारण जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पढ़ लेना, इंटरेस्टिंग है और कंसेप्चुअल भी है। बाकी जो लाइन एनसीईआरटी में नहीं थी बट आपको आना चाहिए, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, उसको देख लेना। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि जो गोइटर है, एक तो गोइटर आपने देख लिया एक्सोप्थेल्मिक गोइटर जो कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन के कारण होता है, मतलब कि हाइपरथायराइडिज्म के कारण होता है। एक गोइटर जो होता है वो आपका हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी होता है, जिसमें लैक ऑफ आयोडीन अगर आपके डाइट में है, आयोडीन की कमी अगर डाइट में, तो उस केस में होता है। तो ये भी यहाँ पे है, कंपैरिजन था, मैंने बता दिया आपको। तो इस तरीके से मैंने सब कुछ मार्क कर दिया, आप इसको देख लेना, आपको ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। अगर आपको चाहिए होगा कि मैं आपको कुछ पैराग्राफ समझा दूं तो मैं आपको जब टाइम आएगा जैन एंड में, फेब एंड में समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स करने होंगे। अगर ये आता है तो मैं आपको जैन एंड के बाद इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि किनको ये चीज़ करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं यार सिलेबस अभी स्टार्ट किया और हम लोग यही करने लगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये तो नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो 5-6 आएंगे, उसको छोड़ दोगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। बट अगर आपको टॉप रैंक में जाना है कि भैया नहीं हम लोग ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करें, क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। किसे करना चाहिए, तो जिनका अभी एवरेज स्कोर 280 से 300 के आसपास आ रहा है, तो वो ऐसे क्यूरियोसिटी दिखा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं खुद से और सोच सकते हैं कि यार इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसका रीजन क्या हो सकता है, और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि कॉमन क्वेश्चन है पता होना चाहिए, वो आप सर्च करके खुद ब खुद पता कर लो और कहीं ना कहीं लिख लो, ठीक है। ऑल्सो अभी जो है आपको मेन सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। ये जो काम है आप फैब के बाद भी कर सकते हो, जब आप रिविजन कर रहे होगे उस समय भी आप ये काम कर सकते हो। तो ये दोनों फैक्टर्स ध्यान रखना कि जिनके मार्क्स इतने आ रहे हैं और जो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है उसको ये नहीं करना है। फैब एंड के बाद आपको ट्राई करना है कि ये सब काम आप कर लो। ऑल्सो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन के लिए तो आप फैब एंड के बाद मेहनत करना, बट ये जो मैंने बोला क्यूरियोसिटी एंड मेकिंग क्वेश्चन, ये आपको अभी से करना है। जब आप एकदम स्टार्टिंग में पहली बार भी कोई लेक्चर देख रहे हो तो उसमें भी टीचर क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये आपको देखना है। पहले रिविजन कर रहे हो तो उस समय भी आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है और सोचना है कि इसका क्या रीजन हो सकता है। अगर एनसीईआरटी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर ढूंढ के निकालना है, ठीक है। और लेक्चर लेते टाइम भी आपको क्यूरियस रहना है कि यार सर ने क्यों बोला, ऐसा क्यों होता है, ये सब सोचते रहना है आपको, ठीक है। तो अगर आप इतना करते रहते हो तो ऑलमोस्ट जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे वो आप कर लोगे, एटलीस्ट उस लेवल पे आप रहोगे कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक पहुंचो, ठीक है। देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि एडिशन डिजीज में जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकल रहे होते हैं उनका अंडर प्रोडक्शन हो जाता है, और उसके कारण क्या
होगा ये एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है। फिर एनसीईआरटी आगे लिखती है कि जो हार्मोन्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है। एनसीईआरटी लिखती है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उसका फंक्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। अब ये भी एक हार्मोन है जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकल रहा है, तो अगर इसका अंडर प्रोडक्शन हो गया तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा और ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसलिए लो लेवल ऑफ ग्लूकोज आपको देखने को मिलता है, लो ब्लड शुगर देखने को मिलता है एडिशन डिजीज में। ये आपको पहले से डिकोड करना है। दूसरा, एनसीईआरटी ये लिखती है कि एल्डोस्टेरोन जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये भी एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है, इसका भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा एडिशन डिजीज में। और एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो ये है कि ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ को बढ़ाता है। अब अगर ये कम हो जाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि जो ब्लड में Na+ का लेवल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो रीअब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है ब्लड में, तो मतलब कि हाइपोनेट्रीमिया आपको देखने को मिलेगा। ये भी एडिशन डिजीज का एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ऑल्सो एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि एल्डोस्टेरोन का एक और फंक्शन है कि वो K+ के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। तो मतलब कि अगर ये हार्मोन कम हो गया तो K+ का एक्सक्रीशन अब कम हो जाएगा और K+ ब्लड में ही रहेगा, तो इसका मतलब हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। इस तरीके से आप एनसीईआरटी इसको डिकोड कर सकते थे, बट जो कि बहुत हार्ड चीज है, लेकिन ये सीबीएसई के सप्लीमेंट्री मटेरियल में डायरेक्टली लिखी हुई है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।